दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में इंडियन नेशनल मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न आना कंपलसरी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे इस तरह के और वीडियो आपको मिल जाएँ। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसका दूसरा नाम जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इसको दूसरा नाम भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये 1885 से 1947 तक चला था। कब तक चला था? 1885 से 1947। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं या फिर जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है और इसको नोट करते हुए चलना है क्योंकि कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में इंडियन नेशनल मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए ये इसकी कब से कब तक चला? तो 1885 से 1947 तक चला। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को 5 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि 5 फेज में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला जो फेज है वो है एरा ऑफ लिबरल यानी कि उदारवादी युग। उदारवादी युग आपका 1885 से लेकर 1905 तक चला, उदारवादी युग। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, वहाँ से ये दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसे आप उग्र राष्ट्रवाद युग या फिर एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म 1905 से 1999 तक ये चलता है। फिर उसके बाद थर्ड फेज आता है जिसे एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का युग कहा जाता है। इस थर्ड फेज को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका है 1905 से 1915 तक और दूसरा है 1924 से 1945 तक। थर्ड फेज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कब से कब तक? 1905 से 1915 तक और 1924 से 1945 तक। इन 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया। फिर चौथा फेज है गांधीयन एरा यानी कि गांधीवादी युग। ये 1919 से लेकर 1942 तक चला। पहले वैसे तो गांधी जी ने 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह किया था, लेकिन गांधी जी का पहला 1919 में राजनीतिक आंदोलन रॉलेट आंदोलन था जो 1919 में आया था, इसलिए इनके गांधीयन युग की स्टार्टिंग जो होती है वो 1919 से स्टार्ट होती है और 1942 तक चलती है। 1942 से 1947 तक स्वतंत्रता की ओर यानी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, 5वां चरण टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की ओर, ये जो है ये 1942 से लेकर 1947 तक चलता है। एक एक करके इन 5 फेज को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल उदारवादी युग और उग्र राष्ट्रवाद का युग इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे के वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे का टॉपिक आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना उदारवादी युग यानी कि एरा ऑफ लिबरल। एरा ऑफ लिबरल जैसा कि आपको पता अभी बताया मैंने 1885 से लेकर 1905 तक चला। इस 1885 से लेकर 1905 तक देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये युग स्टार्ट कैसे हुआ, एरा ऑफ लिबरल स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, भारतीयों के विरुद्ध मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विदेश से पढ़कर आए थे या पढ़ लिए थे, उनको थोड़ा नॉलेज हो गया था, वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने लगे थे। इसी आवाज़ को दबाने के लिए उस समय भारत का जो तत्कालीन वाइसरॉय था जिसका नाम डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, इसने इसी आवाज़ को दफनाने के लिए एयू हुम को कहा कि आप एक उदारवादियों का युग बनाइए, एक कांग्रेस की स्थापना कीजिए, मतलब कांग्रेस पार्टी बनाइए जिसमें सभी भारत के पढ़े लिखे लोगों को शामिल करिए, जिनका जो प्रयोग है वो भारतीयों को दबाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, भारतीयों का दमन करने के लिए इन पढ़े लिखे लोगों का प्रयोग किया जाएगा, शिक्षित लोगों का प्रयोग अशिक्षितों के दमन के लिए किया जाएगा। इसका नाम कांग्रेस रखा जाएगा। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा एक ऐसी कमेटी बनाइए, एक ऐसा संगठन बनाइए जिसमें पढ़े लिखों को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए और
उसका नाम क्या रखिए, कांग्रेस। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के कहने पर। कब हुई? 1885 में। 1885 में लॉर्ड डफरिन के कहने पर कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके स्थापना करने वाले कौन है? तो वो है A.O. हुम। A.O. हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो A.O. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया। देखिए कब किया गया? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसको शामिल किया गया, तो उदारवादी नेता जो इसमें शामिल हुए थे उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, दिनेश ई वचा, उमेश चंद्र बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंगान। इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उदारवादी ग्रुप में शामिल हुए थे, उदारवादी ग्रुप के लीडर थे। ठीक है, इसमें कुछ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को भी रखा गया था, जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी इंजीनियर्स थे, टीचर थे, पोएट्स थे, लिटरेचर एक्सपर्ट थे, सोशल वर्कर्स थे और एडवोकेट। ये जो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको भी इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये जो ग्रुप था ये इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। और इनको जब अंग्रेज़ों से कुछ मांगना होता था, कांग्रेस को जब अंग्रेज़ों से कुछ मांगना होता था तो ये अंग्रेज़ों के पास प्रार्थना पत्र भेजा करते थे। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को रखते थे, प्रतिवेदन भेजते थे। शिष्टमंडल, एक इनके द्वारा एक शिष्टमंडल बनाया गया था। इन्हीं सदस्यों में से 4-5 लोगों का एक समूह था जो वहाँ पे जाकर अंग्रेज़ों के पास जाकर अपनी बात को रखते थे, जिसे शिष्टमंडल के नाम से जाना जाता है। तथा अगर अंग्रेज़ों से इन्होंने कुछ डिमांड किया है और उसे अंग्रेज़ों ने पूरा नहीं किया तो उसको स्मरण दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए स्मरण पत्रों का माध्यम बनाते थे, स्मरण पत्रों के माध्यम से इन्हें भेजते थे। ये जो उदारवादी थे इन कामों को करते थे अपनी मांग को मनवाने के लिए। लेकिन उदारवादियों का यह कार्य जो उग्र राष्ट्रवादी थे, अल्ट्रा नेशनलिज्म थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए जो अल्ट्रा नेशनलिज्म के लीडर्स थे इन्होंने इसको पॉलिटिकल मेडिकेंसी नाम दिया। पॉलिटिकल मेडिकेंसी यानी कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति कहा, कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति है ये जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, शिष्टमंडल के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से। इसे उग्रवादियों ने क्या नाम दिया? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनैतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति क्या है? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस लीडर्स के द्वारा जो अंग्रेज़ों को अपनी बात मनवाने के लिए जो प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे उसी को ही उग्र राष्ट्रवादियों ने क्या कहा? राजनैतिक भिक्षावृत्ति। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा राजनैतिक भिक्षावृत्ति शब्द दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए फिर 1886 में जब कांग्रेस की दूसरी बैठक हुई, इसमें कांग्रेस की पहले बैठक में किस किसने पार्टिसिपेट किया मैंने आपको बता दिया, इसमें गिने चुने नाम थे। लेकिन जब 1886 में कांग्रेस की दूसरी बैठक हुई तो इसमें 436 लोगों से लगभग 436 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया दूसरी बैठक में, जिससे जो लॉर्ड डफरिन था इसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। तथा जब 1887 में कांग्रेस की तीसरी बैठक हुई तो इसमें 700 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 700 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसी में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेसी बनो का नारा कब दिया गया, किस बैठक में दिया गया? तो कांग्रेस की तीसरी बैठक में 1887 में। किसके द्वारा दिया गया? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। कांग्रेस की तीसरी बैठक जो हुई थी 1887 में। ठीक है, 1887 में ये संख्या 700 के पार पहुंच चुकी थी, 700 से ज़्यादा हो चुकी थी, जिससे जो उस समय का वायसरॉय था उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी कांग्रेस से। जबकि कांग्रेस को बनाने का जो निर्णय था वो भी इसी डफरिन का ही था, लेकिन इसको उससे इनसिक्योरिटी फील होने लगी क्योंकि उसमें क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। भयवश, अपने डरवश डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है कांग्रेस। आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट देखिए कि थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था
किसने नाम दिया कांग्रेस को? तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने इसे थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा। ठीक है, जब लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा तब सर सैयद अहमद खान इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसे भारतीय देशभक्त मंडल के नाम से जाना गया। भारतीय देशभक्त मंडल, सर सैयद अहमद खान के द्वारा भारतीय देशभक्त मंडल नामक एक पार्टी बनाई गई। यह कांग्रेस के विरोध में था। ये भी याद रखिएगा, ये जो पार्टी थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाई गई थी, ये कांग्रेस के विरोध में था। ठीक है, देखिए, फिर 1990 में कांग्रेस की संख्या हजारों में हो गई। जब 1990 में कांग्रेस की संख्या हजारों में हो गई तो डफरिन इससे बहुत ज़्यादा डर गया और उसने तुरंत एक आदेश जारी किया। आदेश में क्या था? आदेश में ये बताया गया जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके लिए यह नियम लागू कर दिया गया। जिससे क्यों लागू किया गया? जिससे कि यह संख्या बढ़े ना, इसलिए इस नियम को लागू कर दिया गया कि जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, उग्रवादी इसके खिलाफ थे, उदारवादियों के खिलाफ थे, लेकिन जो उदारवादी थे इन्होंने कुछ उपलब्धियां, कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल किए थे अपने प्रार्थना पत्र के थ्रू, अपने इस उदारवादी विचार के थ्रू। उनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? पहला था 1886 में फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत में हुआ। कब हुआ? 1886 में। 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ भारत में। ठीक है, और इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसे बेल्वेई आयोग के नाम से जाना जाता है। ये जो बेल्वेई आयोग था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की देखरेख करता था। इंग्लैंड, भारत और लंदन दोनों जगह ही उसके खर्चों का लेखा जोखा रखता था, उसमें उसके क्रियाकलापों पर ध्यान देता था। इसी के लिए यह बेल्वेई आयोग बनाया गया था कि भारत और लंदन दोनों ही जगह पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कैसे करवाया जाए, उसमें कितने खर्चे आएंगे, इन सब के देखभाल के लिए यह आयोग बना। कौन सा? बेल्वेई आयोग। ठीक, कब बना? 1886 में। 1886 में देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1886 में हुआ। और दूसरा काम जो इन उदारवादियों के द्वारा किया गया था वो था 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम में दो महत्वपूर्ण चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया। पहला था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरा था प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। जो इसके पहले भारतीय जो थे वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन जब भारतीय परिषद अधिनियम आया तो इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मिली। ठीक है, दो चीज़ 1892 में भारतीयों को मिला भारतीय परिषद अधिनियम के थ्रू, और 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई और इसी की देख रेख के लिए बेल्वेई आयोग की स्थापना हुई। इतना समझ में आया? अब इसके आगे आपका एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म शुरू होता है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का युग। उग्र राष्ट्रवाद का युग ये 1905 से लेकर 1919 तक चला। ये क्यों बना था? ये उदारवादियों के विरोध में बना था। उदारवादियों के विरोध में अल्ट्रा नेशनलिज्म जो एरा है वो उदारवादियों के विरोध में बना था। ये जब 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया तो उदारवादियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, उग्रवादियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये जो उदारवादी हैं ये भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाएंगे, ये हमेशा अंग्रेजों के सामने हाथ पैर ही जोड़ते रह जाएंगे। उसी के विरोध में इन्होंने अपना एक नया संगठन बनाया जिसके फेमस लीडर थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, और अरविंदो घोष। इन्होंने फेमस लीडर की भूमिका निभाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपना इस उग्रवादी युग में। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? इसका स्टार्टिंग क्या हुआ? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय उसमें वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो शासन करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। यद्यपि लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कहा गया था कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसमें शासन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसका पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बंगाल में उग्रवादियों की
संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्रांतिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनको नियंत्रण करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन होगा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 को हुई और लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हो गया तभी से लोगों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने लगे। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में तो मनाया जाने लगा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को समझाया कि इसे शोक दिवस मनाने के साथ साथ आप रक्षाबंधन के रूप में सेलिब्रेट करिए, राखी त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करिए। प्रत्येक लोग एक दूसरे को राखी बांधिए, एक दूसरे की हाथ पे कलाई पे राखी बांधिए और अंग्रेजों को यह एहसास दिलाइए कि हम बंटवारे के बाद भी एक है, हम में एकता बनी हुई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश में एकता बनाए, बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए अमार सोनार बंगला नामक गीत गाया। अमार सोनार बंगला नामक गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया, उसी समय गाया गया बंगाल विभाजन के समय, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, फिर 1905 में एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ, वो हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ये भी 1905 में हुआ, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन, यह कब हुआ, 1905 में हुआ। ये पहला आंदोलन था जिसमें भारत में होने वाला, यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें भारतीय महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो यही था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन। इसमें भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से यह आंदोलन स्टार्ट होता है, कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसमें दो लोग लीडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसकी लीडरशिप 2 लोगों ने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। प्रेजेंट टाइम कलकत्ता में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी लीडरशिप की, लेकिन देश के विभिन्न भागों में यह जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है, यह देश के विभिन्न भागों में लागू हुआ, विभिन्न भागों में स्टार्ट हुआ और देश के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जिसमें से जो कुछ नाम है वो है बॉम्बे में यानी कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बॉम्बे से किसने नेतृत्व किया, तो बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकी ने इसका नेतृत्व किया। फिर है पंजाब से किसने नेतृत्व किया, तो पंजाब से जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इन्होंने पंजाब से स्वदेशी एवं बहिष्कार मूवमेंट का नेतृत्व किया। फिर उत्तर प्रदेश से किसने नेतृत्व किया, तो उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम, इन तीनों ने उत्तर प्रदेश से इस मूवमेंट का नेतृत्व किया, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम। फिर आता है दिल्ली से सैयद हैदर खान ने नेतृत्व किया। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, सैयद हैदर खान ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, फिर मद्रास से किसने नेतृत्व किया, मद्रास से सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने इसका नेतृत्व किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किसने किया, तो सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने इसका नेतृत्व किया। फिर देखिए 1905 में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, एक बंगाल का विभाजन हुआ, दूसरा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ, तीसरा 1905 में ही ये था कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे IMP लिख लीजिएगा। ये 1905 में हुआ कांग्रेस का बनारस अधिवेशन यानी बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, और इसकी जो अध्यक्षता है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुआ, 1905 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए, 2 चीज़ों को समर्थन मिला। पहला, स्वदेशी एवं बहिष्कार मूवमेंट को समर्थन मिला, तथा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था, वो था गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ गया था। यानी जो उदारवादी और उग्रवादियों में फूट यहीं पर पड़ा था, उनमें फूट यहीं पर पड़ा था, कहाँ पे, बनारस अधिवेशन में। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा कि गरम दल और नरम दल कब फूट पड़ा, तो बनारस अधिवेशन में, ठीक है। फिर 1905 में हिंदू मुसलमानों में भी फूट पड़ चुका था। अंग्रेज जो थे वो हिंदू मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे, वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जो कांग्रेस है ये केवल हिंदुओं की रक्षा करेगा, हिंदुओं के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा, मुसलमानों का शोषण करने वाली ये संस्था है, कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए मुसलमानों के मन में भी इनसिक्योरिटी फील हुई और इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के लिए इनके मन में भी भावना चेंज हो गई और इन दोनों में भी फूट पड़ चुका था 1905 तक। जब 1905 तक हिंदू मुसलमानों में फूट पड़ चुका था तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में, कहाँ पे हुआ, ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ही ढाका में ही मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ, ढाका में हुआ। और उसी समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में आगा खां को चुना गया। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष के रूप में आगा खां को चुना गया, ठीक है। इसकी स्थापना नवाब सलीम उल्लाह खां ने किया था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, उन्हें आगा खां को चुना गया। यही आगा खां 1 अक्टूबर 1906 को, जो मुस्लिम लीडर थे आगा खां, इन्होंने 36 मुसलमानों के साथ शिमला गए, जहां पर लॉर्ड मिंटो सेकंड, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था वो हट चुका था और लॉर्ड मिंटो सेकंड बन चुके थे। लॉर्ड मिंटो सेकंड से शिमला में 36 मुसलमानों के साथ जाकर आगा खां ने उनसे मिला और उनसे अपनी 3 मांगे रखी। आगा खां के द्वारा लॉर्ड मिंटो सेकंड से कहाँ पर मिला गया, छत्तीसगढ़ में मिला गया, शिमला में मिला गया और उनसे 3 डिमांड रखा गया। कौन कौन सा, पहला रखा गया कि मुसलमानों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था की जाए, मुसलमानों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए और मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिए जाए। ये 3 मांग रखा गया मुस्लिम लीडर आगा खां के द्वारा, किससे, लॉर्ड मिंटो सेकंड से, ठीक है। फिर उसके बाद 1906 में होता है, 1906 में होता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। ये कब होता है, 1906 में। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी और 1906 में इधर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो थे, इनमें अध्यक्षता को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो गया, विवाद हो गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, बहस करने लगे। उस समय एक इन्हीं में से एक लीडर थे भूपेंद्र नाथ बसु द्वारा सजेस्ट किया गया कि आप लोग आपस में बहस मत करिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं दादा भाई नौरोजी, इन्हीं को अध्यक्षता दे दिया जाए। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी को सौंप दिया गया। किसके सजेस्टेशन पे, किसने सजेस्ट किया था, तो भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा सजेस्ट किया गया था। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया, स्वराज का क्या मतलब था, तो राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य, इसी स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना लिया गया, स्वराज को। और ये कहाँ पर दिया गया था स्लोगन, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में वहीं पर दिया गया। फिर होता है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में फिर वही क्या कहते हैं, गरम दल और नरम दल में लीडरशिप को लेकर विवाद हुआ। देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन था वो पहले नागपुर में होना था, लेकिन नागपुर जो है वो उग्रवादियों का गढ़ है, यहाँ पे उग्रवादियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए जो उदारवादी थे इन्होंने अपने चालाकियों को दिखाते हुए इसका अधिवेशन सूरत में कराया और इसे सूरत अधिवेशन नाम दिया गया। फिर लीडरशिप को लेकर विवाद हुआ कि इस बार लीडरशिप कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा। जो नरमपंथी थे इनकी मनमानियों के चलते हुए नरमपंथियों का एक लीडर रास बिहारी बोस, इन्हीं को सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, रास बिहारी बोस। जैसे ही रास बिहारी बोस को सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता मिली, तुरंत गरम दल और नरम दल आपस में विभाजित हो गए। गरम दल और नरम दल में विवाद तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब रास बिहारी बोस को अध्यक्षता सौंप दिया गया तो इनके 2 टुकड़े हो गए। आपसे यहाँ से पूछा जाने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि गरम दल और नरम दल का विभाजन किसमें हुआ। फूट तो 1905 में ही पड़ चुकी थी, 1906 में, लेकिन इनका जो विभाजन है वो 1907 के अधिवेशन में हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल 2 अलग भागों में बट गए।
ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इधर जब गरम दल और नरम दल आपस में बढ़ गया, उधर मुसलमानों की भी जो नज़दीकियाँ हैं वो अंग्रेज़ों से बढ़ रही थी। मुसलमान भी अपने आप, मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ों को अपना हितैषी समझने लगे थे और उनकी भी नज़दीकियाँ अंग्रेज़ों से बढ़ने लगी थी। इधर हिंदुओं में भी फूट पड़ चुकी थी, हिंदू और मुसलमानों में भी फूट पड़ चुकी थी और गरम दल और नरम दल का भी विभाजन हो गया। तो जो अंग्रेज़ थे उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू करने का बहुत अच्छा समय मिल गया। उनको लगा कि अब गरम दल नरम दल भी अलग हो चुका है, हिंदू मुसलमानों में भी फूट पड़ चुका है और मुसलमान भी अंग्रेज़ों के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो अब हम अपनी पॉलिसी लाते हैं, जिसमें इस अंग्रेज़ों द्वारा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट लाया गया। 1909 में क्या लाया गया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, जिसमें से जो मॉर्ले है वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन्हीं के नाम पे एक एक्ट आया जिसे मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और मिंटो कौन थे? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम पे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, ठीक। इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए। पहला क्या हुआ? भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, यानी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। इस भारतीय जो मुसलमान थे उनको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, यानी हिंदुओं का निर्वाचन मंडल अलग और मुसलमानों का निर्वाचन मंडल अलग कर दिया गया। इसकी मांग कब की थी? तो आगा खां के द्वारा। जब याद करिए लॉर्ड मिंटो 1906 में शिमला गए थे, तब उन्होंने भारतीयों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी। तो इसी 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल कर दिया गया, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। और दूसरा जो काम हुआ वो था मुसलमानों को मतदान में विशेष अधिकार दिए गए, यानी मुस्लिम गॉट स्पेशल राइट टू वोट। इन्हें मतदान के लिए विशेष अधिकार दिए गए। यही जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसी को महात्मा गांधी के द्वारा भारत का सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा गया। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट को महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा? तो मॉर्ले मिंटो एक्ट को ही महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा। तथा जो मिंटो थे उन्होंने मार्ले से कहा कि ये एक्ट नाग के दांत का काम करेगा, जिसका फल बहुत भीषण होगा, भारत को बहुत दिनों तक या हमेशा तक भुगतना पड़ेगा। वाकई ये नाग के दांत का काम किया। ये एक्ट, इसी एक्ट ने भारत को दो भागों में विभाजित करने की नींव पड़ गई इसी एक्ट में, क्योंकि मुसलमानों का अलग निर्वाचन मंडल हो गया और हिंदुओं का अलग हो गया, जिससे भारत को विभाजित करने की नींव पड़ गई। और ये नाग के दांत का काम कर रहा है। इसका नतीजा जो है वो अभी तक भारत भुगत रहा है, जिसको मिंटो ने मॉर्ले से उसी समय कह दिया था कि ये एक्ट नाग के दांत का काम करेगा, ठीक। इतना समझ में आया? अब आता है 1911 के समय दो इंपॉर्टेंट काम हुए। एक, दिल्ली दरबार लगा, दूसरा, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था वो रद्द कर दिया गया इसी दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार क्यों लगा? तो जो इंग्लैंड के राजा थे किंग्स जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मैरी भारत आई हुई थी, जहाँ दिल्ली में ही दिल्ली दरबार में किंग्स जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक होना था। उस समय के जो वाइसराय थे भारत में वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वो उस समय भारत में वाइसराय के पद पर थे। और इन्हीं के द्वारा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में। तो इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण काम हुए। एक हुआ 1911 में ही दिल्ली को भारत का नया कैपिटल बना दिया गया, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा कैपिटल जो अब तक बंगाल में था वो कहाँ आ गया? दिल्ली में आ गया। कलकत्ता से कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। और दूसरा जो था वो कैंसलेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में, ठीक है। लेकिन इन्हीं जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत में बहुत सारे खर्चे किए जा रहे थे लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय के द्वारा, जिसका क्रांतिकारियों ने खुलकर विरोध किया, पुनर्जोर विरोध किया कि उस समय भारत में सूखा और अकाल का दौर चल रहा था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे और उनको बचाने के लिए भारत में पैसे नहीं थे। लेकिन किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में बेफिजूल के खर्चे किए जा रहे थे, जिसका क्रांतिकारियों ने विरोध किया। और इसी विरोध का नतीजा है 1912 का हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, यानी कि हार्डिंग बॉम्ब कांड। 1912 में हार्डिंग बॉम्ब कांड हुआ। हार्डिंग बॉम्ब कांड क्या है? तो हार्डिंग
बम कांड जो है ये जब हार्डिंग जो वाइसरॉय थे ये अपनी फैमिली के साथ दिल्ली का चांदनी चौक घूमने गए थे, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, ये उग्रवादियों के एक लीडर थे रास बिहारी बोस, इन्हीं के द्वारा उन पर बॉम्ब फेंका गया। लेकिन उसमें जो हार्डिंग थे इनको तो कुछ नहीं हुआ, हार्डिंग द्वितीय बच गए, लेकिन इनका ड्राइवर मारा गया, हार्डिंग द्वितीय बच गए। उसके बाद रास बिहारी बोस भारत से भाग निकले और भागकर ये पंजाब चले गए, जिससे इनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन 3 अन्य लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल, इन 3 लोगों पर मुकदमा चला और लास्ट में इन्हें फांसी की सजा दी गई। किस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू? तो हार्डिंग बम कांड के थ्रू इन्हें फांसी की सजा दी गई, अमीर, मास्टर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल को। और जो ये थे रास बिहारी बोस, ये भारत से भागकर जापान चले गए थे, इसलिए ये बच गए थे। ठीक, किसको मारने के लिए हुआ था? तो उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को मारने के लिए हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो ये जो किंग जॉर्ज परचम के स्वागत में अनेक खर्चाएं कर रहे थे, बेफिजूल के खर्चाएं कर रहे थे, उसी का विरोध जाहिर करने के लिए ये हुआ था। ठीक, उसके बाद आता है आपका 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ये 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, जिसमें जो यूरोप है वो 2 गुटों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 अलग अलग गुट बन जाते हैं, जिसमें से पहला गुट जो है वो है ट्रिपल अलायंस, और दूसरा ग्रुप जो है वो है ट्रिपल इंटेंट। पहला ग्रुप ट्रिपल अलायंस और दूसरा ग्रुप जो बना वो है ट्रिपल इंटेंट। पहले ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और टर्की। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन शामिल हुआ? ट्रिपल अलायंस में शामिल होने वाले देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की, ये देश थे। और ट्रिपल इंटेंट में फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड शामिल हुए। बाद में इसमें जो ट्रिपल इंटेंट ग्रुप है, इसी में बाद में अमेरिका और जापान ये बाद में जुड़े, ये पहले से नहीं शामिल थे, ये बाद में जुड़े थे और इसी ग्रुप में जुड़े थे, ट्रिपल इंटेंट ग्रुप में। ठीक है, पहले ग्रुप में कौन कौन था ट्रिपल अलायंस में? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की, ये लोग थे। फिर ट्रिपल इंटेंट में फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका बाद में ये ग्रुप ज्वाइन किया था। ठीक, भारत का इसमें क्या था? तो भारत जो था उसने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक अधिकार देने का वादा किया था। अंग्रेजों ने ये कहा था यदि हम जो है प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो भारत को जो है वो राजनीतिक अधिकार दे देंगे। लेकिन मुसलमानों को डर था, क्योंकि अंग्रेज जो थे ये लड़ाई तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेज यही तो है, फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड के द्वारा ही लड़ा जा रहा था। तो अंग्रेजों को डर था, मुसलमानों को डर था, क्योंकि उस समय मुसलमानों का जो धर्म का मसीहा था, वो धर्म का जो लीडर था, मुस्लिम लीडर था, वो तुर्की देशी था। तो इन लोग को लग रहा था कि ये तुर्की पर अटैक कर देंगे, इसलिए मुसलमान इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत के मुस्लिम्स को यह विश्वास दिलाया गया कि आप लोग युद्ध में पार्टिसिपेट करिए, हम टर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे, टर्की पर अटैक नहीं करेंगे, जिससे मुस्लिम्स ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने वही अपनी पुरानी नीति अपनाई और मुस्लिम्स को धोखा दे दिया और टर्की पर अटैक कर दिया, उसे छिन्न भिन्न कर दिया, टर्की को कई देशों में विभाजित कर दिया। अब जो मुसलमान अंग्रेजों को अपना हितैषी समझ रहे थे, अपना मसीहा समझ रहे थे, उनकी आंखें खुल गई। अब वो मुसलमान अंग्रेजों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ठीक है, जब देखिए जब दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं तो तीसरे से मिलाप हो ही जाता है। तो जब अंग्रेज और मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ने लगी तो जो मुस्लिम्स हैं ये कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगे। जब कांग्रेस से दूरियां हुई थी तो ये अंग्रेजों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे थे, और जब अंग्रेजों से मतलब इनकी दूरियां बढ़ने लगी तो ये कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगे। ठीक है, कौन? मुस्लिम्स। इतना समझ में आया? फर्स्ट वर्ल्ड वार समझ में आ गया। अब देखिए 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे 9 जनवरी 1915, और इसी 9 जनवरी को भारत में NRI डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, भारत में NRI डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। फिर 1916 में एक होता है लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। इस लखनऊ समझौता में गांधी जी भी हुए थे, गांधी जी भी शामिल हुए थे, और इसमें
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का सेशन एक साथ हुआ था, जिसमें से कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, आईएनसी की जो अध्यक्षता है, वो अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा किया गया और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। ये कहाँ में हुआ? 1916 का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 में। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही शामिल हुए, एक साथ सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। इसमें जो है वो पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ और गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ। इसी लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए और इसी में ही मुस्लिम्स और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का समझौता हुआ। ठीक है, एक पैक्ट इनके बीच में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए थे। उसी समय बिहार, जिस समय ये लखनऊ समझौता हो रहा था, उसी समय बिहार के चंपारण नामक जगह पे एक प्रथा चल रही थी जिसे तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। तिनकटिया पद्धति, तो जिसमें तिनकटिया पद्धति क्या है? तो इसमें किसानों के पास जितने जमीन थे उसके कुल भाग के 3/20 भाग पर 3/20वें भाग पे नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, इसी के विरोध में चंपारण नामक जगह पर किसानों ने आंदोलन कर दिया था, जिसमें से एक लीडर राम कुमार शुक्ल, चंपारण आंदोलन के ही एक लीडर राम कुमार शुक्ल उस समय लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे और इन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि आप चंपारण चलिए, बिहार चलिए और ये जो चंपारण अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करिए। ठीक है, तो किसके द्वारा चंपारण आंदोलन की अध्यक्षता करने का आग्रह किया गया? तो राम कुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को। ठीक है, 1917 में ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। देखिए, ये जो यहाँ पे गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, उसका विरोध किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसका विरोध किसने किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण में हुआ, लेकिन जो इनका राजनैतिक आंदोलन था पहला, वो था 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। इसके थ्रू गांधी जी का राजनीतिक सत्याग्रह यहाँ से चालू होता है। ठीक है, अब इसके आगे के वीडियो में हम 1916 का होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल के वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे इससे आगे की वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अगर आपका प्यार मुझे इस तरह मिलता रहे तो मैं इस तरह की वीडियो और लाती रहूँगी। धन्यवाद।